नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। मध्य प्रदेश में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक पहल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब टीकमगढ़ जिले में 10,000 भूमिहीनों को देंगे जमीन के पट्टे। बाद में राज्य सरकार इन भूखंडों में मकान बनाकर देगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को दी है चुनौती। दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूथ वर्टिकल डिकी नेक्स्ट जेन की आज राजधानी नई दिल्ली में होगी लॉन्चिंग। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे उद्घाटन। एक ही जहाज से दुनिया नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे बड़ी 3,200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंचा। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट सह अर्थ गंगा योजना के तहत 5 सितारा होटल से भी अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए करेंगे रवाना। समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में दर्ज किया गया इस मौसम का न्यूनतम तापमान। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज जारी हैं, वहां छुट्टियां। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं। पाकिस्तान में आतंकियों ने लंच कर रहे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 अफसरों को रेस्टोरेंट में आकर मारी गोली। मौके पर मौत। लाहौर से करीब 375 किलोमीटर दूर खानेवाल में अज्ञात बंदूकधारियों ने दोनों अधिकारियों पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के चुनाव में 2 वोट से हारे रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी 100 साल में पहले ऐसे नेता बने जो पहले राउंड की बैलेट वोटिंग में स्पीकर का पद नहीं कर पाए सुरक्षित। और क्रिकेट की खबरों में नए साल में युवा खिलाड़ियों ने जगाई नई उम्मीदें। तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक चटकाए विकेट। वहीं अपने पहले ही मैच में शिवम मावी ने झटके 4 विकेट। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब नजर डालते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार नए साल पर गरीबों को सौगात देने जा रही है। शिवराज सरकार आज से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ जिले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। योजना के तहत तो राज्य सरकार गरीबों को भूखंड उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट के साथियों को इस बात की सूचना देते हुए कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। इस योजना के तहत आज टीकमगढ़ जिले के 10,000 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित किए जाएंगे। इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहन और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहन और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट
वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, सबसे पहले बताएं कि कब ये कार्यक्रम होना है और कितने लोगों को आज ये जमीन के अधिकार पत्र मुख्यमंत्री की ओर से मिलेंगे? देखिए, करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त और है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में होंगे। और टीकमगढ़ में एक बड़ा दिन है आज, खासकर गरीब परिवारों के लिहाज से समझें, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि उनका खुद का प्लॉट होगा, खुद की जमीन होगी। और आज मध्य प्रदेश सरकार उनको करीब 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनको प्लॉट देने जा रही है। और करीब ये मान के चलिए 600 स्क्वायर फीट की बात की जाए या क्षेत्रफल के हिसाब से एक नियत तय किया गया है सरकार की तरफ से कि प्लॉट देना है। और ये सब महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे भी इनको जोड़ा जाए। लिहाजा प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें से एक है। अभी तो जमीन देने की बात की जा रही है, अभी सिर्फ जमीन देना है और उसके बाद आगामी दिनों में घर बनवाने की जब बात आएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको जोड़ा जाएगा। दरअसल ये संकल्पना इसलिए भी आई क्योंकि कई घर ऐसे थे, कई परिवार ऐसे थे जहां एक ही घर है और 30-30, 40-40, 50-50 लोग हैं एक ही घर में। रहने उठने बैठने की दिक्कतें हुआ करती थी उनके सामने और परिवार ज्यादा एक ही घर में बढ़ गए, लिहाजा सरकारी योजनाओं का लाभ भी वो नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी जमीन थी जो सरकार की बंजर जमीन थी या सरकार के उपयोग में नहीं आ रही थी। सरकार ने एक पूरा रोड मैप बनाया और इस योजना की शुरुआत करी। ये एक महत्वपूर्ण योजना इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि एक सुशासन का एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ है। 2 राज्य और केंद्र सरकार की अगर बात की जाए या डबल इंजन की सरकार की बात की जाए तो उनके बीच के तालमेल किस तरीके से होना चाहिए और मंशा कितनी साफ होनी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा मॉडल है ये। मुख्यमंत्री सांकेतिक तौर पर कुछ लोगों को भू अधिकार की जो पत्र होगा वो उन लोगों को देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप सोचिए एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अगर 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेता है तो बामुश्किल वो पूरी जिंदगी अपना पैसा इकट्ठा करता है और फिर वो प्लॉट ले पाता है। और उसमें भी कुछ पैसा कम होता है तो वो बैंक से लोन लेता है, कर्ज लेता है और उसके बाद भी वो EMI भी चुकाता है और एक खुशी भी उसके अंदर होती है कि चलो मेरा एक खुद का मकान हो गया है। लेकिन यहाँ ओपी उस व्यक्ति को ना तो कोई बैंक की EMI चुकानी है और ना सरकार को कोई प्रीमियम देना है। आदित्य, प्रीमियम नहीं देना है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब समझा जाए आम लोगों के लिए? सरकार एकदम मुफ्त देगी। सरकार के क्राइटेरिया में जो गरीब परिवार हैं या जो चिन्हित लोग हैं उनको ये प्लॉट देने की स्कीम्स है और उसके लिहाज से सरकार ने उनको चिन्हित किया है। चूंकि पूरे मध्य प्रदेश को अगर समझे तो 14 लाख आवेदन आ चुके हैं, संख्या कोई कम नहीं होती है। और अभी इसकी स्क्रूटनी होनी, चूंकि पटवारी और स्थानीय जो सचिव हैं उनके स्तर पर लोगों ने अपने अभी नाम दिए हैं। अब वो तहसीलदार के पास आएंगे और तहसीलदार उसमें स्क्रूटनी करेगा और स्क्रूटनी के बाद इनको अलॉटमेंट किया जाएगा। अभी चूंकि ये एक जिले से, टीकमगढ़ की अगर बात की जाए तो एक जिले से ये अभी शुरुआत हो रही है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश में अगले जो टारगेट है सरकार का, जो हमारी बात हो रही है सरकार के लोगों से, वो यही है कि स्क्रूटनी के बाद भी ये संख्या काफी ज्यादा होगी और करीब अगले 6 से 7 महीने 8 महीने के अंदर सभी को ये जमीन का टुकड़ा मिल जाए, इसका प्रयास राज्य सरकार कर रही है। और सरकार की प्रीमियम नहीं देने का मतलब साफ सुथरा ये है कि जो संसाधन सरकार के पास है, जो जमीन सरकार के पास थी, सरकार ने उसको ही पहले पॉइंट आउट करी और फिर ये देखा कि किस जिले में कितने लोग हैं जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है। पहले तो उनको पॉइंट आउट किया और उस जमीन के लिहाज से उनको उस रेशो में उनको बांटा। ठीक है, एक चीज और आपने ये कहा शुरू में कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इसे जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन जमीनों पे आगे मकान भी बनाए जाएंगे और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे हमने देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना और इस तरह की कोशिशें भी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तो जमीन देने का काम तो राज्य सरकार को ही करना था क्योंकि केंद्र सरकार तो जमीन देगी नहीं, जमीन देगी राज्य सरकार। लिहाजा प्रधानमंत्री आवास योजना हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास प्लस की तरफ अब देश आगे बढ़ रहा है, यानी कि ढूंढ के उन लोगों को निकाला जा रहा है जिन लोगों को अब तक आवास नहीं मिल पाए हैं। अब उसके आगे की ये चरण मान के चलिए, अब वो परिवार जहां पर लोग बहुत ज्यादा थे, लिहाजा जमीन दो पहले, अब जमीन देने के बाद उनके पास आवास बनाने के लिए पैसा नहीं होगा। लिहाजा जो केंद्र सरकार की जो ये योजना है
है, इस योजना में प्रावधान करके उनसे बात करके उसके आवास बनाने के लिए प्रक्रिया की जाएगी। और उसके बाद चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो नल जल योजना हो, ऐसी तमाम वो योजनाएं जो घर से जुड़ी हुई होती हैं, एक परिवार से जुड़ी हुई होती हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई होती हैं, वो भी उनसे जोड़ने का काम राज्य की बात है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय का उदाहरण है मध्य प्रदेश तमाम राज्यों को दे रहा है कि कैसे अंत्योदय की संकल्पना के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर चल सकती हैं, वो डबल इंजन की सरकारें कर सकती हैं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण और सही कहा मुख्यमंत्री ने कि आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं इस वक्त की ताजा खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है और राष्ट्रपति ने आज माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में ध्यान दिया। राष्ट्रपति ने संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा स्थान और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वे संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा स्थान और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा अंतिम दिन है और राष्ट्रपति आज पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। आज से 10 जनवरी तक चलने वाले इस विशाल कार्यक्रम में देश भर के 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड शामिल होंगे। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बीएसएफ के ऊंट दस्ते भी यहां प्रदर्शन करेंगे। और इससे पहले कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी है। बीती 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना सूची जारी की थी, जिसमें ओबीसी और SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस ट्रिपल टेस्ट को आवश्यक बताया गया था उसका पालन नहीं हुआ है। और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आजम खान के बेटे के खिलाफ चल रहे केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। आजम खान ने ट्रांसफर की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दखल की कोई वजह नहीं दिखती। कोर्ट ने आजम खान से कहा कि वो चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पटना में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट सह अर्थ गंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे लंबी 3,200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंच गया। यह जहाज गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएगा। 5 सितारा होटल से भी अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज की उपाध्यक्ष स्वदामिनी माथुर ने यह कहा कि गंगा विलास जहाज विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग की यात्रा पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के रास्ते 80 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास जहाज 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल बंदरगाह पहुंचेगा।
एक तरह लग्जरी रिवर क्रूजेस का सबसे न्यू शिप है ये। 18 रूम्स हैं इसमें और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी पे जा रहा है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। 51 डेज़ की इसकी आइटनरी है। 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा, 5 स्टेट्स को छूता हुआ जाएगा और 2 कंट्रीज़ के थ्रू जाएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। और मिस्टर राज सिंह जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है, ही इज़ द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू एक्चुअली डू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे साथ लॉन्च कर रही है वाराणसी पे। और हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। सलमान, जिस तरह से हम जान रहे हैं केंद्र सरकार लगातार जल मार्गों के विकास को लेकर लगातार उत्साहित रही है और अब इस तरह का रिवर क्रूज एक सपना था, उस सपने के कितना सच होने के करीब ये पूरा देश पहुंच गया है इस जल विलास रिवर क्रूज के जरिए? देखिए, ये जो जल मार्ग हैं भारत के खास तौर से वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है और आते ही 2014 में ही जो ऐलान किया था कि राष्ट्रीय जल मार्गों से परिवहन न सिर्फ परिवहन होगा, यात्री परिवहन होगा, बल्कि मालवाहक पोत भी गुजरेंगे। तो उसी संकल्पना को साकार करने का ये अवसर है। और ये जो गंगा विलास जहाज आया है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत में जल पर्यटन का विकास हो सकता है। इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। तो ये जो गंगा विलास है, ये बहुत ही, जैसा कि आपने भी कहा, कि ये लग्जरी शिप है, क्रूज है, जो अपनी यात्रा पर निकला है। पटना में है अभी और इसके बाद बनारस जाएगा और जहां 13 जनवरी को प्रधानमंत्री इसे बोगीबील असम के लिए रवाना करेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है भारतीय जल मार्ग को विकसित करने की, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का दबाव आता है रेल, सड़क या वायुयान पर, उससे कहीं आरामदायक जल मार्ग देश में विकसित होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। जी सलमान, ये बताएं कि इंडियन वाटर अथॉरिटी है, उसकी भी एक बड़ी भूमिका है इसमें, और ये एक बात हमेशा कही जाती थी कि उस तरह के नदी में चैनल का विकास, ताकि सिल्ट और बाकी जो दूसरी बाधाएं हैं वो इस तरह के क्रूज के मार्ग में ना आए। क्या उन सभी समस्याओं को सुलझा लिया गया है और तभी शायद ये क्रूज को इजाजत भी मिली होगी? देखिए, पिछली बार अब से 3 साल पहले करीब एक मालवाहक पोत को ट्रायल की बेसिस पर कोलकाता से शुरू किया गया था, जो गंगा में चला था और यहाँ पटना होते हुए बनारस की तरफ गया था। लेकिन बक्सर और उधर कैथी एक जो डॉक है बनारस के पास, वहां पर गंगा का तल गहरा न होने के कारण, यानी सिल्ट अधिक होने के कारण वो फंसा था। तो उन परेशानियों को अब दूर कर लिया गया है और अब यात्री वाहक पोत रवाना किया जा रहा है। तो जाहिर है कि जब हम उस मार्ग का उपयोग करेंगे तभी हम उससे संबंधित कठिनाइयों को भी जान पाएंगे और उन कठिनाइयों को दूर भी कर पाएंगे। सिल्टिंग गंगा की एक बड़ी समस्या रहती है, लेकिन ड्रेजिंग वगैरह से उससे दूर भी किया गया है। और अब आप खुद ही देख रहे हैं कि गंगा विलास इतना बड़ा जो जलयान है, जलपोत है, वो यहाँ से बनारस के लिए जा रहा है अपनी अगली यात्रा में, और ये बांग्लादेश भी जाने वाला है। इस तरह से 2 देशों के बीच, खासतौर से अगर हम आसाम की बात करें तो बांग्लादेश हो करके आसाम पहुंचना ज्यादा आसान है। तो यात्रा मार्ग भी कम होगा और इस तरह से विदेशी सैलानियों को खासतौर से बहुत एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो ये भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग या कहें एक ऐसी पहल है जिसका इंतजार काफी पहले से था और वो सपना भी अब रिवर क्रूज का सपना गंगा में वो साकार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान यानी NMGC के अंतर्गत पिछले वर्ष 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 50 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 43 नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करने, इसका संरक्षण और इसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य वाला केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में राजस्थान की सरकार ने यह कहा था कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर देगी, पर राजस्थान देशद्रोह के कानून को लागू करने वाला राज्य बन गया है। बेरोजगारी भत्ते की बात हो या किसानों का सारा कर्जा माफ करने की बात हो या शांति और सुख शांति स्थापित करने की बात हो, बल्कि इसके उलट जिसे आज राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान की सरकार ने दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सिडेशन लॉ यानी देशद्रोह का जो कानून है उसे समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और आपको पता है कि 2019 के बाद पहली सरकार जिसने सिडेशन लॉ का यूज किया वो राजस्थान की सरकार थी। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि बेरोजगारी भत्ता की बात हो तो युवाओं को पेपर लीक की संलग्नता मिलती, तो उसके बदले में बेरोजगारों को पेपर लीक की श्रृंखला मिली। 1, 2, 3 नहीं, एक के बाद एक होते हुए पेपर लीक, और उसमें जिस प्रकार के लोगों की संलग्नता दिखाई पड़ रही है, फिर वो चाहे सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बैठे हुए बड़े लोग हों, सरकार में स्थापित लोग हों, या राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग हों, ये अपने आप में एक बार फिर विश्वसनीयता के संकट को और गहरा रही है कि यदि सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जुड़े हुए लोग इस प्रकार की चीजों में संलग्न संबद्ध। डिक्की यानी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे, जबकि इसके समापन सत्र में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मुख्य अतिथि होंगे। डिक्की नेक्स्ट जेन का उद्देश्य युवा SC/ST उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए एक समान और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में काम करने का एक मंच है। डिक्की नेक्स्ट जेन का मिशन है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। ऋषि, सबसे पहले बताएं कि किन मायनों में यह पहल महत्वपूर्ण है? देखिए, जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि डिक्की के आज के इस कार्यक्रम की बात करें तो डिक्की इस बात का दावा कर रहा है कि जिस तरीके से 18 साल उनके पूरे हो रहे हैं और 18 साल के बाद वो एक युवा अवस्था में पहुंचकर एक संगठन आज नए
लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसमें वो ये तय कर रहा है कि आजाद भारत में 75 साल जब हम पूरे कर चुके हैं तो क्या दलितों की कोई तीसरी पीढ़ी इस नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है, और अगर वो बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है और उसमें जो सरकार की भूमिका के साथ साथ डिक्की की जो भूमिका है वो क्या हो। इसी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए आज का ये डिक्की जो जय नेक्स्ट जो उनका शुरुआत आज हो रही है, जिसमें कि इस समय हम बता सकते हैं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने अभी उद्घाटन किया है और अब तक हमने देखा है कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में सुबह से जो युवाओं की भागीदारी है और जिस जोश के साथ वो देश के विकास की यात्रा में अपने आप को शामिल होने के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो मान के चल रहे हैं कि अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे तो उसमें दलित युवाओं की भागीदारी क्या होगी और वो भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। इन सभी लक्ष्यों को आज दलित युवा आज अपने डिग्री के नाम से आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर बाकी के युवाओं को आमंत्रित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस लक्ष्य में वो कैसे अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। सियाचिन की बात करते हैं। सियाचिन बैटल स्कूल में अन्य कर्मियों के साथ प्रशिक्षण के बाद कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान ये नाम आज सबसे ऊंचा हो गया है। देश भर में उनकी उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। कैप्टन शिवा को लोग बेटियों के लिए मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। एक ऐसी बेटी जो आज अपनी मेहनत के बलबूते पर आकाश की ऊंचाइयां छू रही है। सियाचिन बैटल स्कूल में कैप्टन शिवा चौहान को कठोर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें धीरज प्रशिक्षण, बर्फ की दीवार पर चढ़ना, हिमस्खलन और हिमस्खलन बचाव और उत्तरजीविता अभ्यास शामिल थे। बता दें कि कैप्टन शिवा चौहान इस साल 2 जनवरी को एक कठिन चढ़ाई के बाद सियाचिन ग्लेशियर में शामिल हुई। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली कैप्टन शिवा चौहान की जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। भारतीय सेना ने बताया कि कैप्टन चौहान के नेतृत्व में सैपर्स की टीम कई इंजीनियर्स कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही उन्हें और 3 महीने की अवधि के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को इस साल की शुरुआत में ही बड़ी सौगात मिली है, जिसे दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी हो गया है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में यह दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा दक्षिणी खीरी रेंज का मोहम्मदी और महेशपुर रेंज भी शामिल किया गया है। इस हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी ने सड़क सुरक्षा के लिए 5E यानी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट का मंत्र दिया। सीएम योगी ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिया कि 48 घंटे के भीतर हर थाने, तहसील और बाजारों में सड़क दुर्घटना की तस्वीर लगाई जाए, लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि हाईवे और एक्सप्रेस वे के पास ट्रॉमा सेवाएं और बेहतर की जाए। इसके अलावा परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को साथ काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने बैठक के दौरान ओवरलोडिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन की भी बात कही है।
सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये सामूहिक प्रयास से ही संभव है। इसलिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभागों के बीच समन्वय लाना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि अगले 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाए। इसे सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 16 देशों में हुए रोड शो के बाद घरेलू रोड शो की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभालेंगे। 5 जनवरी से 27 जनवरी तक देश के 9 बड़े शहरों में होने जा रहे इन रोड शो की शुरुआत मुंबई से होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी 2 दिन यानी 4 और 5 जनवरी को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और देसी निवेशकों को साधेंगे। इस दौरान देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें यूपी में निवेश का न्योता देंगे। मुख्यमंत्री योगी आज शाम महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों से मुलाकात करेंगे और नए यूपी के बारे में बताएंगे। सीएम योगी की फिल्म जगत के कलाकारों और निर्माताओं से भी मुलाकात होगी। इस दौरान वो उनसे उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी की संभावनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में जानकारी देंगे। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी के दौरे की शुरुआत सुबह के समय बैंकर्स और फिनटेक क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद से होगी। इसके बाद वो मुंबई रोड शो में भाग लेंगे। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गुरुवार यानी 5 जनवरी को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में किया जाएगा। शुक्रवार की शाम इस सम्मेलन का समापन होगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर अमनदीप कपूर ने यह बताया कि 5 जनवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। इस सम्मेलन की तैयारी अंतिम चरण में है। अमनदीप कपूर ने यह बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य जांच के प्रमुख मुद्दों पर जोर देना है। आधुनिकतम जांच प्रणाली पर जोर देना सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा है और इतना ही नहीं, जांच में आधुनिकतम तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। अमनदीप कपूर ने यह कहा कि सम्मेलन के दौरान नवीनतम कानूनों, निर्णयों, जांच और अभियोजन के निहितार्थ, आपराधिक कानून में विभिन्न संशोधनों, फॉरेंसिक विज्ञान में नवीनतम तकनीकों पर अमल और सर्वोत्तम जांच प्रणाली को सभी से साझा करना शामिल होगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन अलग अलग तकनीकी क्षेत्रों में होगा। इस दौरान जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग, विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच तालमेल, आतंकवाद से संबंधित वित्तीय सहायता और इसकी जांच के तौर तरीकों पर प्रकाश डाला जाएगा। और सीधे आपको ले चलेंगे डिक्की नेक्स्ट जेन कार्यक्रम में, जहां अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार संबोधन कर रहे हैं। ये अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए लगातार जब भी ये आते हैं तो इनके जो विषय के बिंदु होते हैं वो विषय के बिंदु यही होते हैं उनके अपने स्वयं के लिए नहीं, बल्कि डिक्की के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो हमारे युवा हैं उन युवाओं को कैसे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको कैसे औद्योगिकरण के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में एक सफल उद्यमी कैसे उनको बनाया जा सकता है। मुझे आने में, आज हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, इस कारण से आने में विलंब हुआ। पहले मैंने सोचा था कि प्रारंभ में ही आने का तय किया था, लेकिन मीटिंग हमारी पहले हो गई आज और इसके कारण से प्रारंभ में नहीं आ पाया। लेकिन वहां से मैं सीधा, फिर मैंने कहा कि मैं मीटिंग जैसी समाप्त होती है मैं सीधा कार्यक्रम में आता हूं। रवि जी ने बताया कि हमारे कुछ युवा उद्यमियों के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर अच्छा प्रेजेंटेशन भी किया गया, जो प्रस्तुतिकरण किया गया। मैं अगर उस समय रहा होता तो शायद मुझे भी आप सबके उस सारी संघर्ष यात्रा का, सफलता का, उस सारा का सारा जानकारी मैं भी प्राप्त कर पाता। लेकिन मैं आप सबको
ये विश्वास दिलाता हूं। डिक्की के इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज के युवाओं के लिए, इन युवा उद्यमियों को सफल उद्यमी कैसे बनाया जाए, उसकी यात्रा में मैं आपके साथ में हूं। और डिक्की नेक्स्ट जेन का जो आपने कार्यक्रम किया, अब देश भर के अनेक राज्यों में डिक्की ने अपने कार्य का विस्तार किया है। आज मैं यहां पर आपके कार्यक्रम में आया हूं। रवि जी, मिलिंद जी, दिल्ली से अलग हटके भी डिक्की का ऐसा कोई कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया जाता है, और मेरे पास समय की उपलब्धता रही तो मैं वहां पर भी आपके कार्यक्रम में निश्चित रूप से वहां पर मैं आऊंगा। आज चूंकि मेरे कार्यक्रम बने हुए हैं, लेकिन एक आध कार्यक्रम ऐसा भी मतलब मैं आपके साथ में करना चाहूंगा जिसमें कम से कम 2 घंटे में आप लोगों के बीच में रहकर हमारे युवाओं को उनको हम सुनना चाहते हैं, उनको हम जानना चाहते हैं। हमारी कन्वेनर युवा, हमारे को कन्वेनर भी युवा हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को हमेशा कहते हैं, ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, आज का जो हमारा युवा है, ये युवा ही देश का भाग्य निर्माता है। देश की बागडोर इसी के हाथ में आने वाली है, और लंबे समय तक ये युवा देश का नेतृत्व करने वाले हैं। चाहे वो उद्यम का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो विधि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में यही युवा देश की पहचान को आगे बढ़ाता हुआ न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक सशक्त भारत को एक आत्मनिर्भर भारत, और उस सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं की जो भूमिका जो है ना, वो किसी तरह से कम नहीं है। इस भूमिका का निर्वाह करने में हमारे यह डिक्की नेक्स्ट जेन निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए जो विजन करेंगे, वो विजन को आप सबके प्रयासों से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में आप सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हुए थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो डिक्की नेक्स्ट जेन कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी भूमिका है युवाओं की, और ये युवा लंबे समय तक देश के जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका नेतृत्व करते रहेंगे, और उसमें डिक्की और उससे जुड़े उद्यमियों की भी एक बड़ी भूमिका है। आगे बढ़ेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गासेटी को भारत में एक राजदूत के रूप में नामित किया है। व्हाइट हाउस ने सेनेट को नामांकन भेजने के बाद ये जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि कैलिफोर्निया के एरिक एम गासेटी भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और पूर्णाधिकारी होंगे। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबर। भारतीय रेलवे ने देश के प्रमुख हेरिटेज ट्रेन रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारी कर ली है। जर्मनी, चीन, फ्रांस के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो हाइड्रोजन फ्यूल पर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वर्ष 2023 के दौरान चयनित 8 प्रमुख हेरिटेज रेलवे ट्रैक रूटों पर पहले चरण में इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर हेरिटेज रेल रूटों पर हाइड्रोजन फ्यूज आधारित ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें ज्यादातर नैरो गेज की लाइनें हैं, जहां हल्के भार की ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल रेलवे की माथेरन हिल्स रेलवे में नैरो गेज की 19.97 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में
88.6 किलोमीटर लंबी नैरो गेज लाइन। नॉर्दर्न रेलवे में कालका शिमला रेलवे की 95.4 किलोमीटर नैरो गेज लाइन और नॉर्दर्न रेलवे की ही कांगड़ा वैली में 164 किलोमीटर की नैरो गेज लाइन पर हाइड्रोजन इंजन वाली ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसी तरह वेस्टर्न रेलवे की बेलमोरा बाघाई की 62.7 किलोमीटर, माहू पाताल पानी की 58 किलोमीटर लंबी मीटर गेज, साउदर्न रेलवे की नीलगिरी माउंटेन रेलवे की 46 किलोमीटर मीटर गेज लाइन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की मारवाड़ देवगढ़ माद्रिया की 52 किलोमीटर लंबी रेल गेज लाइन को हाइड्रोजन चालित ट्रेनों के लिए चुना गया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक इन सभी हेरिटेज रेलवे लाइनों पर फिलहाल डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये सभी लाइनें ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जहां का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है। उसके संरक्षण को देखते हुए प्रदूषण मुक्त फ्यूल का उपयोग किया जाएगा। भारतीय रेलवे का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन का है, जो कि 2030 तक उसे पूरा करना है। और बांग्लादेश के बिजली राज्य मंत्री नसरुल हमीद ने कहा कि झारखंड के गोड्डा में निर्माणाधीन बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को मध्य मार्च से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 1600 मेगावाट के पावर प्लांट के निर्माणाधीन पावर प्लांट का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। भारत से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। बांग्लादेश के चैपावनगंज और बोगरा में 2 सब स्टेशन और अन्य ट्रांसमिशन कार्य भी पूरे हो चुके हैं। झारखंड में बिजली संयंत्र का निर्माण बांग्लादेश सरकार के साथ नवंबर 2017 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत अडानी पावर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे डीडी न्यूज के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको ले चलते हैं खेलों की दुनिया की ओर। और खेल की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, अब आपके पास। शुक्रिया ओम प्रकाश। तो भारत की जो क्रिकेट टीम है उसने नए साल की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। उसी जीत की हम पहले बात कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रन से जीत लिया। साल के पहले ही मैच में जीत हासिल कर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मंगलवार देर रात खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 160 रन ही बना पाई और सिर्फ 2 रन से ये मैच हार गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2023 का आगाज जीत के साथ की है। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच को भारत ने 2 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए थे। भारतीय पारी की शुरुआत शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी ने शानदार तरीके से की। दोनों ने पहले ओवर में 17 रन जोड़े। भारत का पहला विकेट 27 रन के स्कोर पर गिरा। शुभमन गिल 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस मुकाबले में संजू सैमसन 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद ईशान किशन 37 और हार्दिक पांड्या 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पारी को संभालने उतरे दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने 68 रन की साझेदारी करते हुए भारत का स्कोर 5 विकेट पर 162 रन तक पहुंचा दिया। दीपक हुड्डा 41 और अक्षर पटेल 31 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए कसून रजिता को छोड़कर सभी गेंदबाजों ने एक विकेट लिया। वहीं दूसरी ओर भारत द्वारा दिए गए 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। 68 रन के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। श्रीलंका के लिए वनिंदु हसरंगा और कप्तान दासुन शनाका ने 40 रन की साझेदारी की। वनिंदु हसरंगा को शिवम मावी ने आउट किया, जबकि दासुन शनाका उमरान मलिक का शिकार बने।
आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने 13 रन बचाते हुए जीत भारत की झोली में डाल दी। भारत की तरफ से अपने डेब्यू मैच में ही शिवम मावी ने 4 विकेट चटकाए, वहीं उमरान और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट निकाले। सीरीज का दूसरा मैच अब 5 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने नए साल का आगाज जीत के साथ किया। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में भारत को 2 रन से जीत हासिल हुई और सीरीज में भारत ने 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की इस जीत में युवा खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। इस मैच में पदार्पण करने वाले शिवम मावी ने 4 विकेट लेकर श्रीलंका के हाथों से जीत छीन ली। शिवम ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं युवा तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक ने मैच में 2 विकेट लेने में सफलता पाई। उन्होंने 155 की रफ्तार से गेंद फेंककर श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका का विकेट लिया। ये गेंद इस मैच की सबसे तेज गेंद रही। ये वाकया श्रीलंकाई पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर हुआ। इससे पहले बल्लेबाजी में दीपक हुड्डा ने 41 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 37 रन की तेज पारी खेली। तो एक नए जोश के साथ नई टीम इंडिया हमें नजर आई इस सीरीज में, इस पहले मैच में। और न्यूज रूम से हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक नई शुरुआत हम कह सकते हैं। जो युवा जोश कल के मैच में नजर आया, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने एक युवा टीम को जिस तरह से लीड किया, तो भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है वो बेहद शानदार नजर आ रहा है इन युवा खिलाड़ियों के हाथों में। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह का मुकाबला रहा और जिस तरह से एक रोमांचक जीत भारतीय टीम ने हासिल की और एक जीत के साथ कहना चाहिए कि अपने घरेलू सीजन की जो है वो शुरुआत की है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये जो जीत की लय है वो इसी तरह से बरकरार रहे। जहां तक युवा खिलाड़ियों की बात है तो वाकई ये रियल टेस्ट था, क्योंकि इस तरह से टेस्ट था क्योंकि इस टीम में ना तो रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली हैं, न केएल राहुल हैं। तो ऐसे में बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं युवा कंधों पर थी और इसको लेकर के जिस तरह से पहले चर्चा हो चुकी थी और खासतौर से 1 तारीख को जो बीसीसीआई की जो बैठक हुई थी उसमें भी ये मुद्दा बहुत हावी था कि अब क्या तीनों फॉर्मेट के लिए क्या टीम जो है वो अलग अलग होनी चाहिए और खिलाड़ियों को क्या रोटेट करना चाहिए। तो उस सब परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए टीम का जो एक जो मोटा मोटा जो एक चयन होना चाहिए, जो चेहरे होने चाहिए, उनके लिए कवायद जो है वो अभी से शुरू हो गई है। तो उस कड़ी में कह सकते हैं कि एक बेहतर शुरुआत देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि हार्दिक पांड्या इन्होंने पहली बार कैप्टनसी नहीं की, ये उनकी कैप्टनसी में T20 में 5वीं जीत है। तो एज अ कैप्टन उनका उनको रोल को भी देखना था और साथ ही साथ उनको जो टीम मिली हुई थी उस टीम में जो नए चेहरे थे, खासतौर से शिवम मावी की जिस तरह से बात की गई और उमरान मलिक की बात की गई, तो इन चेहरों पर भी काफ़ी कुछ एक नज़रें थीं, इनके प्रदर्शन पर नज़रें थीं, क्योंकि इन्होंने अब तक IPL में तो शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं तो शायद उसका जो दबाव होता है वो दूसरी तरीके का होता है। तो उन दबावों को दरकिनार करते हुए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। तो कह सकते हैं कि ये एक अच्छी जीत रही और साथ ही साथ एक टीम का क्या कुछ एक फेस होना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक संरचना में एक अच्छा ढलती हुई टीम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन बहरहाल हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वाकई ये जो युवा टीम इंडिया है इसने अपने प्रदर्शन से सबका दिल ज़रूर जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम चर्चा के लिए। और आईपीएल की तर्ज पर महिला आईपीएल की टीम के मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई ने टेंडर जारी किए हैं। ऑक्शन के माध्यम से ही महिला आईपीएल की टीमों को बेचा जाएगा। भारत में कोई भी बिजनेस घराना चाहे तो महिला आईपीएल की टीम अपने नाम करने के लिए 21 जनवरी तक आवेदन दे सकता है। महिला आईपीएल की टीम हासिल करने की इच्छा रखने वाली मौजूदा फ्रेंचाइजी या अन्य बिजनेस घरानों को 5 लाख रुपए की रकम बीसीसीआई के पास जमा करानी होगी। अगर दस्तावेजों की जांच के दौरान बीसीसीआई को लगता है कि ये पूरे नहीं हैं, तो वे उस व्यक्ति या बिजनेस घराने को ऑक्शन की प्रक्रिया से पहले ही बाहर कर सकते हैं। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ओम प्रकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, इन तमाम खेल की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है।
और सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद के चुंगल में है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो लगातार सरकार, सेना, सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है। ताजा घटनाक्रम में आतंकियों ने पाकिस्तान आतंकरोधी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की हत्या कर दी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल में मंगलवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने दोनों अफसरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। और इस घटना के बारे में प्रांतीय पुलिस ने बताया है कि लाहौर से करीब 375 किलोमीटर दूर खानेवाल में दोपहर को भोजन के लिए एक रेस्तरां में रुके उप निदेशक नवीद सादिक और निरीक्षक नासिर पर आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिसमें उनकी मौत हो गई। प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर में सरकार के साथ अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम की समाप्ति की घोषणा की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में आतंकवाद में तेजी देखी गई है और आतंकवादी समूह ने अपने लड़ाकों को देश भर में हमले करने का आदेश जारी किया है। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मालिक अशतर जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। मालिक, सबसे पहले हमें यह बताएं कि ये कितना बड़ा झटका है पूरे पाकिस्तानी सरकार के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और खासकर काउंटर टेररिज्म की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर बहुत गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। एक तरफ जहां जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान है उसमें जो इंसर्जेंसी है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, और दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर एक जबरदस्त तबाही जो है वो पाकिस्तान के सामने इस वक्त खड़ी हुई है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है KPK में, उसके साथ मई में पिछले साल पाकिस्तान की सेना का एक युद्ध विराम समझौता हुआ था और उसके बाद से दोनों की तरफ से कार्रवाइयां रुकी हुई थी। लेकिन नवंबर में जब वो समझौता टूटा उसके बाद बड़ा एग्रेसिवली TTP की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं लगातार, और एक महीने के भीतर उन्होंने 60 हमले किए जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और दूसरी तरफ से बलोचिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान की नीतियों को लेकर एक जबरदस्त वहां पर लोगों में बेचैनी है, उसकी वजह से भी, और एक पूरा वहां पर हक दो तहरीक नाम से एक आंदोलन पिछले 2-3 महीने से चल रहा है और उसके खिलाफ जिस तरह से क्रैकडाउन किया है, इन सब चीजों की वजह से बलोचिस्तान और KPK में हालात पाकिस्तान के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे कैसे निपटें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक अशतर। निश्चित तौर पर एक गंभीर स्थिति पाकिस्तान के लिए, और खासकर तब जब काउंटर टेररिज्म से जुड़े अधिकारियों को सीधे सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऊर्जा संरक्षण योजना के तहत विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। गहराते बिजली संकट को देखते हुए बाजारों और मैरिज हॉल को जल्द बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट ने ऊर्जा बचाने और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये कहा कि बाजार रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि मैरिज हॉल 10 बजे बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 60 अरब रुपए बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से पारंपरिक बल्बों का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। वहीं अधिक बिजली की खपत वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। इससे लगभग 22 अरब रुपए बचाने में मदद मिलेगी। रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव 2 वोट से हार गए हैं। केविन मैकार्थी पहले राउंड की बैलेट वोटिंग का चुनाव नहीं जीत सके। केविन मैकार्थी 100 वर्षों में पहले ऐसे नेता बन गए हैं जो पहले राउंड की बैलेट वोटिंग में स्पीकर पद सुरक्षित नहीं कर पाए। डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे मैकार्थी 2 बार आवश्यक 2018 वोट का बहुमत नहीं प्राप्त कर सके। कैलिफोर्निया से रिपब्लिकन सांसद केविन मैकार्थी को मंगलवार को हुई पहली राउंड की वोटिंग में महज 19 वोट ही हासिल हुए। वहीं दक्षिणपंथी सांसद और उम्मीदवार एंडी बिग्स को केवल 10 वोट ही मिले। पूरे सदन में 218 मतों की आवश्यकता थी। मैकार्थी को 2 राउंड में केवल 203 वोट ही मिले। बता दें कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हम समस्याओं को ठीक करना शुरू नहीं कर सकते जब तक कि हम केविन मैकार्थी को अपना अगला स्पीकर
नहीं चिंते। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 जनवरी को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता उत्तर कोरिया, यूक्रेन, ताइवान के साथ चीन के तनाव और स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेता सामूहिक विनाश के अवैध हथियारों और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों, यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर युद्ध और ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ खड़े होने के लिए वॉशिंगटन और उसके प्रमुख एशियाई साझेदार के बीच ये बैठक उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के लिए एक बड़े परमाणु शस्त्रागार चिंता का आह्वान के रूप में हो रही है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से जूझ रही है। बारिश और बाढ़ के कारण लोग एक हफ्ते से अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के राष्ट्रीय केंद्र ने रियाद के उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मध्यम और मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई है। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रियाद से 200 किलोमीटर उत्तर में एक पुल के नीचे बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आप देख सकते हैं इस वक्त। नमस्कार।